साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने चले थे। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत कर रहे थे। कहां कहां नहीं किया भैया, चीन के राष्ट्रपति से किया, और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये यूनाइटेड नेशंस तक जाकर शिकायत कर चुके हैं। नहीं पता होगा, आज पूरा हिसाब हो रहा है उनका। ओली साहब का हिसाब होना कितना जरूरी है, आज के वीडियो में दोस्तों ये भी डिकोड करूंगा और ये भी बताऊंगा। मैं तो वैसे ये आपको कई बार दिखाया है कि इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बदनीयती से कुछ करने की कोशिश की, हिसाब हो गया। लेकिन नेपाल का मामला जरा हटकर है। ये नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब अभी कुछ ही समय पहले दोस्तों, हफ्ते भर हुए होंगे, सिर्फ हफ्ता भर शिकायत कर रहे थे। चीन ने हाथ खड़े कर दिए। इतनी बड़ी कहानी है। और ये जो जंग चल रही है ना नेपाल में, यह अमेरिका बनाम चीन की भी है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, जब ये जंग चल रही है फिर आपको लगेगा अच्छा। आप बांग्लादेश देखिए, नेपाल देखिए, पाकिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, और तब एहसास होता है कि मोदी जी के होने का मतलब क्या है। आज के वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ डिकोड करना है। बहुत सारी कहानियां जो अलग अलग जगहों पर बिखरी पड़ी हैं, आज सारे डॉट्स को इकट्ठा करके आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाए कि जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वो झंडा बुलंद कर रहा था, उसी का हिसाब हो गया है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही एक और निवेदन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर अब आप देखिए, आज 8 तारीख हो गया दोस्तों। 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। और जो विपक्षी खेमा है ना, वो भी इंतजार कर रहा है। पता नहीं किस चमत्कार की आस में है कि कुछ हो जाएगा, मोदी जी छोड़ के चले जाएंगे। हरा नहीं पा रहे। तो आइए ना, क्यों ना जन्मदिन की शुभकामना मनाएं दोस्तों इस गीत के साथ। सुनिए, सुनाइए, डाउनलोड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आइए जश्न मनाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं नेपाल की। पूरी दुनिया की नजर है इस समय, लेकिन नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है दोस्तों, भारत के लोग उससे मुंह मोड़ नहीं सकते। भारत से इतना करीबी रिश्ता है, दुनिया के किसी देश में नहीं है। और यहां तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या राजतंत्र की वापसी होने वाली है? क्या हिंदू धर्म फिर से आधिकारिक धर्म बनेगा नेपाल का? हिंदू राष्ट्र बनेगा नेपाल? अब तो यह सवाल खड़ा हो गया है। और यह बात सिर्फ काठमांडू की नहीं है दोस्तों, यह काठमांडू के साथ साथ विराटनगर, भरतपुर, पोखरा, जितने बड़े शहर हैं, दर्जनों शहर, वहां भारी संख्या में नवयुवक बाहर निकल आए हैं। यह नेपाल की इस समय की परिस्थिति है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यह किसी मंत्री का विरोध नहीं। अभी तो मैं आपको पूरी कहानी दिखाना चाहता हूं, लेकिन जरा आपको इससे पहले एक जरा सा तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। जो इस समय प्रधानमंत्री है वो कौन है, और इसीलिए मैं ये निकाल के लाया हूं। अभी केपी शर्मा ओली ये प्रधानमंत्री है नेपाल के, जिनका इतना तगड़ा विरोध हो रहा है। 4थी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN-UML के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया। पूरा लेफ्टिस्ट है। नेपाल के बारे में वैसे आप जानते हैं ना, 2008 को राजतंत्र खत्म हुआ था, और 17 साल में दोस्तों आप जानते हैं कितना प्रधानमंत्री बन गए हैं? 12 प्रधानमंत्री, यानी हर 1.5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। यह स्थिति है राजतंत्र खत्म होने के बाद। अब देखिए कहानी कैसे जुड़ती है, जरा मैं आपको समझाता हूं। अभी भारत और चीन के बीच दोस्तों पिछले महीने 18-19 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री
वांग यी जब भारत आए थे तब एक समझौता हुआ था। समझौता यह हुआ था कि 3 जो दर्रे हैं, जिसमें एक लिपुलेख है, शिप्कीला, नाथुला दर्रे, यहां पर भारत और चीन के बीच कारोबार होगा। और यह कारोबार डॉलर में नहीं होगा बल्कि भारतीय रुपये और युआन में होगा। युआन में। यह बहुत बड़ी डील थी दोस्तों कि भारत और चीन के बीच सीधी जो व्यापार है ना, सीधा व्यापार सड़क मार्ग के जरिए होगा। आप सोचिए। और जैसे यह खबर आई, ये नेपाल का जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, वो भारत को भला बुरा कहने लगा। ये कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब क्यों बोलने लगा कि ये लिपुलेख तो हमारा है। भाई तेरा कैसे हो गया? और अभी जब ये एससीओ की मीटिंग हो रही थी ना, संघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन की, आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन, 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये जनाब ओली साहब चीन के राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, शी जिनपिंग के पास। जानते हैं क्या कहने लगे? कि आपने ठीक नहीं किया, आप मत कीजिए। ये तो लेफ्टिस्ट आदमी है, इनको लगा चीन से बोलेंगे, शिकायत कर देंगे, मत कीजिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनको बुरी तरह से डांटा। चलो जाओ अपना भारत से सॉल्व करो यार, मुझको क्यों कह रहे हो? इनको बात समझ में नहीं आई। ये लगातार इस मुद्दे को उठाने लगे। अच्छा, आप जानते हैं लिपुलेख कभी था भी नहीं। ये 2020 में यही महाशय जब प्रधानमंत्री थे तो एक नया मानचित्र जारी कर दिया। आपको मैं मानचित्र दिखा रहा हूं, आप देखिए। इसमें लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा और काला पानी अपना बताने लगे। ये आदमी है केपी शर्मा ओली। फिर मुझे लगा जरा इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। ये लेफ्टिस्ट मानसिकता का आदमी वास्तव में देखिए तो हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। इसने क्या क्या किया जरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर मैं पूरी कहानी बता देता हूं। 5 नवंबर 2015 को ये यूएनएचआरसी में ये कहने लगा कि भारत ने सीमा बंद करके हम पे अत्याचार शुरू कर दिया है। ये कैसे भारत के खिलाफ इल्जाम लगाता है। इसीलिए मैं कहा 2016 में देखिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में ओली ने यह कह दिया कि जो मोदी सरकार है हमको सत्ता से हटाना चाहती है। कभी आपको लगा कभी भी, अरे भाई नेपाल में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता इन लोगों से ज्यादा है, यही सच्चाई है। यह आरोप लगाने लगा, सोचिए। और इसके बाद दोस्तों 2020 में इसने एक नया मानचित्र ही बना दिया जिसमें मैंने अभी आपको 3 जगह दिखाई, जिसमें लिपुलेख भी है। कहने लगा ये हमारा है और हम कुछ भी करेंगे, इसको लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। फिर बोलने लगे कि भारतीय सेना हमारे यहां बंकर बनाने लगी है। और तो और दोस्तों, जुलाई 2020 की बात बताऊं, ये आदमी कहता है कि अयोध्या तो नेपाल में है, ये जो भारत में अयोध्या है वो फर्जी है, असली जो अयोध्या है वो नेपाल के बीरगंज के पास है। ये ओली साहब किस हद तक गिर चुके थे उसका एक और उदाहरण देता हूं। जब कोरोना वायरस का जोर चल रहा था ना, महामारी का, तो ये कहने लगा कि ये चीनी वायरस नहीं है, ये भारतीय वायरस है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस योग को यूएन के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाया, ये ओली साहब कहते हैं योग की उत्पत्ति भारत में नहीं नेपाल में हुई है। ये कह रहे हैं कि उस समय तो भारत जैसा देश भी नहीं था। ये ओली साहब है। अब देखिए, मैंने कहा ना 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये शिकायत करने पहुंचे थे। ऊपर वाला भी देखता है। आज की स्थिति क्या है? पूरे काठमांडू में भयंकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लाखों की संख्या में देश भर में जेन एक्स लड़के और लड़कियां सड़क पर उतर आए। नेपाल के संसद परिसर तक में घुस गए दोस्तों। पुलिस को आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार, सब कुछ। ये जेन एक्स रिवॉल्यूशन है। और मैं तो विजुअल देख रहा था, मैं आपको विजुअल नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube का अपना एक गाइडलाइंस है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा दोस्तों। YouTube पर बड़ी सख्ती करते हैं। आप जानते हैं भारी संख्या में सेना को भी उतार दिया गया है, पत्थर चला रहे हैं।
इतना प्रोटेस्ट हो रहा है कि पुलिस ने फायरिंग कर दी। और जो मैं खबर देख रहा था, 100 से अधिक लोग घायल हो गए, कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है, यह मैं देख चुका हूं। लगातार झड़प चल रही है। जो जेनेक्स है वो सुनने को तैयार नहीं है। अब जेनेक्स किसको कहते हैं, जो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। युवा है, निश्चित रूप से युवा है। 1995 के बाद जो लोग पैदा हुए, जिनकी उम्र अभी 18 से 30 साल के बीच है, जो एकदम युवा है दोस्तों, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए, वो एक डिजिटल नागरिक हैं। आज दुनिया में क्या चल रहा है सभी चीजें जानते हैं। वो हर चीज से परिचित हैं, न्याय, समानता, सबके प्रति सचेत हैं। इंस्टाग्राम, जितने भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म हैं, सबको इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे के सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यों विरोध शुरू हुआ, अभी मैं बताता हूं। लेकिन इस प्रोटेस्ट को लगभग बड़े बड़े दलों ने समर्थन दिया। जैसे मैं आपको एक नाम गिनाता हूं, जो राजशाही का समर्थन करते हैं ना, दुर्गा परसाई, वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों? नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया है। अब उस पर कोई बात नहीं कर रही है ओली साहब। जानते क्या कह रहे हैं? कि धमका रहे हैं अपने जेनेक्स युवाओं को कि आपको तो पता ही होगा कि कानून का उल्लंघन करने के बाद आपके साथ क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, सेना की तैनाती के आदेश दे दिए गए, सुरक्षा का आकलन चल रहा है। अब देखिए असली खबर क्या है, मैं आपको जरा समझाता हूं। ये जो नेपाल सरकार है ना, लगातार पहले भी विरोध चल रहे थे। सारी की सारी सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आकंठ डूबी हुई है, कोई काम नहीं हो रहा, बेरोजगारी है, महंगाई दर है। इन लोगों ने 4 सितंबर को दोस्तों, सिर्फ 4 दिन पहले फेसबुक, ट्विटर मतलब एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, 26 प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। क्या आरोप लगाया? कि इन लोगों ने नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अब क्या है, लोग भड़क गए। अरे आप अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल रहे हैं। ये लेफ्टिस्ट यहां पे बोलते हैं लेफ्ट आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। इन्होंने सब कुछ बैन कर दिया। आप सोचिए, युवाओं ने विरोध किया कि भाई आप रोक नहीं लगा सकते। अच्छा, इन्होंने टिकटॉक और रेडिट, इन सब पे बैन नहीं लगाया। आप जानते क्या कहने लगे? कि नहीं, इस पे तो नहीं लगा सकते। अब आप सोचिए, टिकटॉक चाइनीज कंपनी है, बैन नहीं लगाया, युवाओं ने इसी का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने लगातार वीडियो डाले, बताया कि भाई हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, यह सरकार तानाशाही कर रही है, ये एक डिक्टेटर सरकार बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन युवाओं ने यूनिफॉर्म पहनकर यह अपील की कि सड़कों पर आइए। और आज सुबह सुबह से भारी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में, अलग अलग शहरों में सारे बच्चे उतर पड़े, रास्ता रोक दिया, प्रदर्शन के लाइव वीडियो इसी टिकटॉक में करने लगे। नेपाल सरकार जानते क्या कह रही थी? कि यह बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोले, रजिस्ट्रेशन कराए, सिस्टम बनाए। ये सरकार कहने लगी कि जो टिकटॉक है, ये चीनी कंपनी, इसने रजिस्ट्रेशन करा लिया। वाइबर, जापानी सरकार ने मान लिया, लेकिन बाकी कंपनियों ने कोई काम किया ही नहीं, ऑफिस नहीं खोला। अरे भाई, तो कुछ तो समय दोगे। अगर कानून भी चलाना है तो कुछ तो बात होगी ना। कोई समय नहीं दिया। अब आप सोचिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। आज के दिन में सिर्फ भारत, आप समझ लीजिए, आप तक जो मैं आवाज पहुंचाता हूं वो कैसे पहुंचाता हूं? यूट्यूब के जरिए। पूरी दुनिया में यूट्यूब एक बहुत बड़ा हथियार है अभिव्यक्ति की आजादी का। चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग अर्न करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। अब जाहिर है दोस्तों, नेपाल में भी तो यही हो रहा होगा ना। एक झटके में सब बंद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। और पर्दे के पीछे जो मुख्य हाल है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं।
जो सबसे बड़ी कहानी है, पर्दे के पीछे क्या खेल है। अभी पिछले कई वर्षों से दोस्तों नेपाल में चल क्या रहा है। नेपाल में लगातार, चूंकि ये सरकारें बदल रही हैं, मैंने आपको दिखाया कि 17 साल में 12 प्रधानमंत्री बदल गए, कोई प्रधानमंत्री टिक ही नहीं रहा। जिसको प्रधानमंत्री बनाइए वही भ्रष्टाचार में डूब जा रहा है। युवाओं के पास काम नहीं है, ना देश के संसाधन बढ़ रहे हैं, ना देश में तरक्की हो रही है। लोग ऊब चुके हैं। और तब लोगों के मन में उठा, यार ये लोकतंत्र से अच्छा तो राजतंत्र ही था। हमने अपना धर्म भी खो दिया, हमने अपनी संस्कृति खो दी, और ये लेफ्टिस्ट मानसिकता वाले लोग भारत से लड़ते हुए चीन की गोद में जाकर बैठ गए। इनके आका चीनी हो गए, और तब जाकर वहां विरोध के स्वर उठने लगे दोस्तों। वहां लोगों ने विरोध करते हुए यह मांग कर दी, मैंने आपको दिखाया था मार्च अप्रैल में, यह मांग उठने लगी कि अब नेपाल में हमको लोकतंत्र नहीं राजतंत्र ही चाहिए, यहां बदलना पड़ेगा। और मार्च में भी दोस्तों इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उस समय भी भारी संख्या में हिंसा भड़क उठी थी। उस समय भी 2 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। और यह माना जा रहा है कि इस समय जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से जेन एक्स नेपाल की सड़कों पर उतर आया अलग अलग शहरों में, एक बड़ी खासियत जानते क्या है, इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। आज जब यह आंदोलन भड़का है ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी लीड कर रही है, कोई बड़ा चेहरा नेतृत्व करने वाला नहीं है। मैं तो सारे विजुअल देख रहा था, उसमें कोई नेता नजर नहीं आ रहा। आपस में ही लोग उसको रोक रहे हैं, शांति भी करवा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। खुद ही आम जनता जाकर नेपाल की संसद के ऊपर चढ़ गए, उसकी छतों पर चढ़ गए। इसका मतलब यह है कि नेपाल में जो विरोध के स्वर हैं वो बहुत तीखे हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। और मुझे यह साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि जो बात राजतंत्र की मांग हो रही है, एक बार यही चला था ना, महल खाली करो हमारे राजा आ रहे हैं। और राजा के आने का मतलब यह है कि नेपाल के लोग उनके भ्रष्ट नेताओं के लोकतंत्र से, चीन के गोद में बैठे हुए नेताओं की सरपरस्ती से थक चुके हैं। वो एक तरीके से उससे उब चुके हैं। अब उनको राजतंत्र चाहिए, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और मुझे उसकी साफ साफ ध्वनि सुनाई पड़ रही है। लेकिन भारत के लिए वास्तव में एक ऐसी घड़ी है दोस्तों जिसमें भारत बहुत ही सतर्कता से नज़र बनाए हुए है। और उसकी वजह यह है कि भारत नेपाल के बीच की जो सीमा है, आप जानते हैं ना भाई, आज नहीं शुरू से आप देखिए भाई, नेपाल के लोगों के लिए भारत में बड़े सारे अधिकार हैं। वो आराम से आ जा सकते हैं। हमको नेपाल जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ता, या नेपालियों को यहाँ आने के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। तो जाहिर है दोस्तों, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, भारत उस पर आंख मूंद नहीं सकता। उसका सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। मैं तो एक ही बात कहूँगा दोस्तों, ये जो नेपाल में चल रहा है ना, एक और लड़ाई है। ये अमेरिका और चीन की भी लड़ाई है। आप समझ लीजिए भाई, अमेरिका के सारे ऐप्स बैन कर दिए गए, चीन के टिकटॉक नहीं किए गए। अब वहां पर किसका वरद हस्त होगा, यह भी एक लड़ाई चल रही है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहने से पहले हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये साफ साफ महसूस कर रहा हूं कि जिस तरीके से आम लोगों ने कमान थामी है, निश्चित ही एक खुशखबरी ये तो मिल सकती है कि नेपाल जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? मैं निवेदन करता हूं आप ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ पर आप प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर जो गीत तैयार किया है, जन्मदिन की शुभकामना, उसे सुनिए, सुनाइए। कल एक नया गीत अपलोड करूँगा दोस्तों, ये बिहार चुनाव को लेकर के होगा, तो उसका भी इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।